आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी तारुफ मैं करवाना चाहूंगा। आप हैं अनुपमा परमार, उप निदेशक राजभाषा, आकाशवाणी महानिदेशालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद आलोक जी। आप राजभाषा से संबंधित कई विभागों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। राजभाषा की जो सफर रही है अब तक, खासतौर से सरकारी कामकाजों की हम बात करते हैं, पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे, कैसा अनुभव आप? आलोक जी, ऐसा है कि विदेश मंत्रालय सहित मैंने गृह मंत्रालय, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि 8 मंत्रालयों में काम किया है और लगभग 30 साल का अनुभव इस क्षेत्र में मेरा रहा है और कई विशेष अनुभव हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं विदेश मंत्रालय के बारे में कहना चाहती हूँ कि विदेश मंत्रालय में जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि शायद विदेश मंत्रालय का तो कुछ लेना देना नहीं है राजभाषा हिंदी से, क्योंकि उनको तो विदेश में स्थित लोगों के साथ संपर्क में रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के एक उच्च अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो वो अपना अनुभव मेरे साथ साझा कर रही थी और उन्होंने बताया कि अनुपमा जी, मैं बाहर थी विदेश में और मैं समझौता ज्ञापन पर MOU जिसको बोलते हैं उसमें हमें हस्ताक्षर करना था और मेरे जो प्रतिपक्षी थे वहाँ पे, काउंटर पार्ट जिनको बोलते हैं, वो मेरे पास आए और मेरे कान में फुसफुसा के बोले, वाई मैडम इवन टुडे यू यूज द लैंग्वेज ऑफ ए कॉलोनियल मास्टर्स। तो ये जो शब्द उन्होंने कहा कि कॉलोनियल मास्टर्स, मैंने जैसे ही सुना तो मैं बहुत तिलमिला उठी और मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि हिंदी हमारी इतनी बुरी भाषा नहीं, हमारी राजभाषा है और हमें सम्मान अगर मिल सकता है तो हमें हिंदी के ही इस्तेमाल से मिल सकता है, क्योंकि विदेशियों की नज़र में हम तो एक नौकर से रहे हैं और उपनिवेशिक मानसिकता के रहे हैं। अगर हम आज अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें नीची नज़र से देखते हैं। तो ये एक उच्च अधिकारी का अनुभव था और इसी बात को मैंने उनको समझाया और मैंने कहा कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हिंदी का प्रयोग विदेशियों के सामने करें ताकि हमारा सम्मान, हमारी इज्जत बनी रहे। ये तो रही विदेश मंत्रालय की बात। और जो बाकी भी मंत्रालय हैं हमारे, तो मेरा संपर्क बहुत सारे उच्च और हर प्रकार के अधिकारियों से रहा है जिनको हमें समझाना होता था कि आपको राजभाषा का इस्तेमाल करना है। और वे कहते थे कि देखिए अनुपमा जी, हम तो सरकारी स्कूलों में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है और धीरे धीरे करके, लेकिन जब हमने कार्यालय में काम करना शुरू किया तो हमको पहले से अंग्रेजी ही सिखाई जाने लगी कि इसी में लिखना है और इसी में काम करना है, तो उसकी आदत पड़ गई है हमको। लेकिन बुनियादी तौर पर तो हम हिंदी माध्यम से पढ़े हैं और सोचते भी इसी तरह से हैं। तो आपके कहने से हमें लग रहा है कि नहीं, हमें हिंदी में काम वास्तव में करना चाहिए। तो जितना योगदान हम लोगों से बना हम करते चले आ रहे हैं राजभाषा कर्मी होने के नाते, लेकिन फिर भी इसमें अभी बहुत कुछ लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि राजभाषा क्या होती है, ये भी नहीं कि राजभाषा में कितने अक्षर होते हैं या किस प्रकार से होता है, बल्कि ये समझाने की ज़रूरत है कि राजभाषा का इस्तेमाल आप क्यों करें। और जिस समय उनको ये समझ आ जाएगा कि राजभाषा का इस्तेमाल क्यों करना है, वे अपने आप समझकर, अपने आप पढ़कर, अपने आप उसमें हुनरमंद होकर और उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। अनुपमा जी, आपने कई महकमों में कार्य किया है, योगदान दिया है, बखूबी योगदान दिया है। राजभाषा की जो फिलवक्त जो स्थिति है, संपर्क भाषा तो बन चुकी है और मैं कहूँ कि सेतु के रूप में इसने अपने कार्यों को अपना योगदान दिया है, तो शायद अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। लेकिन राजभाषा मतलब राज्य की भाषा बनने में इतनी कोताही क्यों हो रही है? अभी भी मानसिक सोच जो आपने, मैं खासतौर से सरकारी कर्मियों, अधिकारियों की बात करना चाहूंगा, अभी भी उनके अंदर एक संकोच बनी हुई है। इसके मद्देनजर उनकी मानसिक मनस्थिति क्या आपने परखा है, क्या आपने देखा है? देखिए, आपने सही कहा। वास्तव में राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और बाकी अगर सरकारी कार्यालयों को हटा दें तो हर तरफ आप उसका प्रयोग देखेंगे, क्योंकि बाजार की भाषा भी हिंदी बन गई है। आप ये देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार उभर कर आ रही है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है, जिसको हम ऊंचा समझते हैं, जिसको अपने से बेहतर समझते हैं, हम उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके कपड़े अपना लेते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। और इसी तरह से आप ये देख रहे हैं कि भारत की ओर विश्व देख रहा है, तो भारत की भाषा सीख रहा है, हिंदी सीख रहा है। आप चाहे विज्ञापनों में देखें, चाहे कहीं भी देखें, आपको हिंदी ही हिंदी नजर आएगी। विश्वविद्यालयों में, विदेशों में आपको हिंदी ही हिंदी नजर आएगी। लोग सीख रहे हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि हमारे जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, इसमें अभी इस मानसिकता से लोग पूरी तरह निकल के नहीं आ पाए और अपनी भाषा पे गर्व नहीं कर पाए। उनको लगता है शायद अगर हम अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं तो हम कम अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं। लेकिन इससे क्या है कि समय समय पर इनको हम इकट्ठा
करके, कार्यशालाओं के माध्यम से, समझाने के माध्यम से करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा कि इनको अभी बहुत ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। इनको ये बताने की ज़रूरत है कि इस मानसिकता से, औपनिवेशिक मानसिकता से निकल के आएँ और देखें कि दुनिया कहाँ आगे पहुँच गई है, और देखें कि उनकी भाषा का कितना विस्तार हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक विकसित देशों की बात आती है तो 2-3 अगर हम छोड़ दें, सभी देशों ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की बदौलत अपनी पहचान बनाई है और उन्नति की शिखर पे अपने देश को उन्होंने पहुंचाया है। इसके बाद भी ये सारे कई एग्जाम्पल हमारे बीच हैं, उदाहरण हैं हमारे बीच। उसके बाद भी जब हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी में भी संग्राम में हिंदी ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज़ादी के बाद अचानक कौन सी परिस्थिति आ गई कि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए, और हिंदी अभी भी अपनी एक कमजोर, एक सहमी हुई भाषा है। खास तौर पे मैं यहाँ पे आपके अनुभव को मैं साझा करना चाहूँगा कि क्षेत्रीय भाषा क्यों सशंकित होती है हिंदी से। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया है क्षेत्रीय भाषाओं का भी। क्षेत्रीय भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं। असल में अंग्रेज़ी किसी की भाषा नहीं है, अंग्रेज़ी ना आपकी भाषा ना मेरी भाषा है। सबसे अजीब बात मुझे ये लगती है कि मान लीजिए कि तमिलनाडु से कोई व्यक्ति आता है और वो तमिल बोलता है और मैं अगर हिंदी में उससे बात करती हूँ, तो हम दोनों एक तीसरी भाषा में क्यों संवाद करें। अंग्रेज़ी में संवाद करना तो बनता नहीं है, या मैं तमिल सीख लूँ या वो हिंदी सीख लें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एक तीसरे व्यक्ति की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और विचित्र बात यह है कि 2% लोग भी यहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, ठीक है, और हम संवाद की भाषा को अंग्रेज़ी बनाना चाहते हैं। तो हमारे बीच ये तनाव क्यों है? हमारे बीच इस तनाव को दूर करने का कोई ज़रिया निकाला जाना चाहिए, जिसमें कि हम ये समझाएं कि आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। दक्षिण भारतीय भी हमारे ही देश के नागरिक हैं और हम भी उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें आपस में कोई अंतर रखना नहीं चाहिए। हम शौक से क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहेंगे, उनकी भाषा सीखना चाहेंगे और वो हमारी भाषा सीखें, हम एक दूसरे की भाषा सीखें। हम क्यों तीसरी भाषा के माध्यम से बात करेंगे? तो वही बात हो गई कि बाप बेटे आपस में बात करके पड़ोसी को बुला लेते हैं और उसके माध्यम से बात करते हैं कि ज़रा मेरे बेटे को समझाओ तो कि मुझे बाजार जाना है। तो पड़ोसी कहता है कि आपका बेटा कह रहा है कि वो अभी नहीं जाना चाहता, कहीं और जाएगा। तो पड़ोसी बीच में क्या कर रहा है? और ये तो पड़ोसी भी नहीं है, ये अंग्रेज़ी भाषा है जो हमारे उपनिवेशी जो हमारे मास्टर्स थे उनकी भाषा है। इससे हमें मुक्ति पाने की आवश्यकता है और जो क्लेश और जो असंतोष व्याप्त है क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर वो दूर होना चाहिए, क्योंकि उनका ये भ्रम दूर करना चाहिए कि हम उनकी भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। बिल्कुल, कई सारे जो क्षेत्रीय शब्द हैं उसमें हिंदी ने आत्मसात किया है, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत किया है, ग्रहण किया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी ये शंका जो है ना बहुत दुखद प्रकरण है। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे किसी भाषा से नफरत है तो मुझे उस भाषा से नफरत नहीं है, मुझे उस भाषा को बोलने वालों से नफरत है। मैं सीधा नहीं कह रही हूँ कि मुझे उन लोगों से नफरत है, बल्कि मैं ये कह रही हूँ मुझे उस भाषा से नफरत है। तो भाषा है ना, उससे नफरत करने का तो कुछ बनता नहीं है। हमें तो आपस में प्रेम, सौहार्द और एकता लेकर आनी है। और अगर इस देश को आगे ले जाना है, और जैसा कि आगे बढ़ रहा है देश हमारा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए एक मजबूत सोच की ज़रूरत है, एक मजबूत भाषा की ज़रूरत है जो सबको बांध के रखे आगे चले। और वो भाषा मैं फिर कहूँगी हमारी अपनी होनी चाहिए, विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए। विडम्बना ये है कि अभी जो स्थितियां हिंदी की है, व्यावसायिक भाषा भी बन चुकी है, बाजार की भाषा भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी जो स्थान देना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। 2 एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कई पत्रिकाएं हैं, उनकी इंग्लिश एडिशन भी निकलती है, हिंदी एडिशन भी निकलती है, और सर्कुलेशन आप देखें, मार्केटिंग आप देखें तो हिंदी की काफी व्यापक, काफी विस्तृत है। बिल्कुल। लेकिन जब उसमें कार्य करने वाले जो हैं, बहुत का फासला है, बहुत का अंतर है। जब सैलरी पर की बात आती है तो हिंदी में जो कार्य कर रहे हैं, जो अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है, और अंग्रेजी जिसका बिल्कुल सर्कुलेशन कम है, व्यवसायिक योगदान कम है, उसकी सैलरी पर की है। तो इस तरह क्या कुछ ऐसी सरकार के स्तर पे भी है कि सरकारी स्तर पे तो कार्य हो रहा है और इसके परिणाम भी जो है ना एक सुखद नहीं कह सकते हैं, लेकिन संतोषजनक है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन क्या ऐसी जो बाजार में जो स्थितियां अभी भी हिंदी की बनी हुई है,
क्या उस पे भी कुछ आप रोशनी? देखिए, बाजार जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, इसमें बाजार के कुछ फोर्सेस होते हैं, यानी कि बाजार में जो अपनी खुद की ताकतें होती हैं उसके हिसाब से बाजार चलता है, और बाजार किसी की क्षमता में नहीं होता कि वो उसको बदल सके। तो जो शक्ति बाजार को संचालित कर रही है, ड्राइव कर रही है, वो शक्ति उसको आगे लेके जाएगी। अगर बाजार उठ रहा है, हमारे देश में बाजार बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती चली जा रही है, उत्पादन बढ़ रहा है चीज़ों का, दूसरी बड़ी वैश्विक कंपनियां यहाँ आके बना रही हैं, तो स्वयं में हमारी भाषा ऊपर होती जा रही है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार रुपया गिरता और उठता है, तो उसी प्रकार से हमारी भाषा गिरती उठती रहती है। हमारी भाषा तो रुपया भी नहीं है, वो तो ऊपर उठती ही चली जा रही है। और उसका आप ये देखेंगे कि जो बोलने का दायरा है, जितने लोग राजभाषा हमारी हिंदी बोलते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। ये सरकार के हाथ में भी नहीं है उसको रोक लेना। तो आप ये देखेंगे कि हमारी जैसे जैसे संस्कृति बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर काम संभालेंगे, देखेंगे और वहाँ पर बसते चले जाएंगे, और जैसे जैसे दुनिया हमारे देश में आती चली जाएगी, जिस प्रकार से लोग यहाँ से जा रहे हैं, IT सेक्टर में आप देखेंगे बस रहे हैं, अपनी संस्कृति ले जा रहे हैं, अपनी भाषा ले जा रहे हैं, तो वो बढ़ रही है भाषा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो तो एक चीज़ है जो प्रवाहमान है। उसी प्रकार लोग जो हमारे देश में आ रहे हैं, वो हमारे देश की भाषा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर उन्हें अपना सामान बेचना है तो वो हमारी भाषा सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगर छोटे छोटे प्रांतों में या छोटे छोटे गाँव में पहुँचानी है कोई चीज़, आप ये देखेंगे कि इस तरह की जो कंपनियां हमारे देश में आई, उन्होंने हमारे देसी भाषा में जब तक विज्ञापन नहीं दिया, जब तक वो पहुंचा नहीं पाए अपने उत्पाद को। तो किसी देश पर या कहीं पर अगर आपको नियंत्रण करना है, तो पहला नियम ये कहता है कि उस देश की भाषा आप सीखें, तभी आप उस देश तक अपनी पहुंच ले पाएंगे। तो इसको देखते हुए आप देखेंगे कि हिंदी को या राजभाषा को रोकना मुमकिन नहीं है, ये अपने आप बढ़ती चली जा रही है। ये ज़रूर है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ाने के लिए अभी और प्रयास करने ज़रूरी हैं, और मूलभूत कारणों पर इसके जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि इसमें प्रगति होगी। आकाशवाणी महानिदेशालय की बात आती है, कब से आप यहाँ योगदान दे रही हैं? मुझे लगभग 3 वर्ष हो गए आकाशवाणी दिल्ली से जुड़े हुए, और आकाशवाणी महानिदेशालय में मैं काम कर रही हूँ। तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तो बचपन से आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ, और बचपन में मैं कार्यक्रम संचालित भी किया करती थी आकाशवाणी दिल्ली से। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी आकाशवाणी में काम करने का मौका मिलेगा। भावनात्मक रूप से मैं बहुत जुड़ी हुई थी आकाशवाणी से, और जब अभी 3 साल पहले आकाशवाणी में मेरी नियुक्ति हुई, तो मुझे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आकाशवाणी कितने लोगों के साथ किस तरह जुड़ी हुई है कहना मुश्किल है, हमारे देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। और आज की जो पीढ़ी अभी है तो मेरी जब किसी से बात होती है, तो कई लोगों ने कहा कि मैंने तो अपनी भाषा जो है ना आकाशवाणी से मैंने सीखा है, स श र ड़ में जो बारीकियां हैं ये हमने आकाशवाणी से सीखा है। बिल्कुल। तो आकाशवाणी का योगदान बखूबी काफी रहा है, काफी प्रभावशाली रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बचपन में भी जब मैं कार्यक्रम के लिए आया करती थी, तो मुझे ठीक कराया जाता था कि दरवाजा नहीं दरवाजा है, ये दरवाजा नहीं दरवाजा है, इस तरह बोलना है। तो एक एक भाषा पर ध्यान दिया जाता है, और वास्तव में लोगों के लिए आदर्श है। आकाशवाणी को सुनते हैं, जब उसके समाचार सुनते हैं, जब उसकी भाषा शैली सुनते हैं, जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है और जो सार्थकता होती है उसकी, वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि वो उस पर भरोसा करते हैं। आप देखेंगे प्राइवेट चैनल भी मौजूद हैं, लेकिन उस पर भरोसा किसी का नहीं है। तो बिल्कुल एक अलग भाषा ही इजाद कर ली है। बिल्कुल। उसको हम अगर कहें कि इंग्लिश, तो उन्होंने इंग्लिश भी नहीं रहने दिया, अंग्रेजी भाषा की उन्होंने ऐसी तैसी कर दी, और हिंदी तो खैर बिल्कुल। और अब धीरे धीरे वो समझ भी रहे हैं इस चीज़ को, वापसी भी ले रहे हैं। लेकिन आदर्श तो मैं कहूँगी कि आकाशवाणी ही है। और जो खेतों में लोग काम कर रहे हैं, केवल युवा ही नहीं, जो दूरदर्शन तक जिनकी पहुँच नहीं है या जो टीवी नहीं देख सकते, काम करते करते जो सुन रहे हैं, वो भी लाभान्वित हो रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। जो दिशा हम उनको देंगे वो बिल्कुल उसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत सोच समझ के हमें लोगों को बताना है, एक दिशा देनी है, एक सही रास्ते पे ले जाना है। बहुत बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी है आकाशवाणी की। बहुत सारी हमने आपके अनुभव को साझा किया अपने श्रोताओं से। अब थोड़ी सी व्यक्तिगत मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई, हमारे श्रोताओं से साझा करें। जी, मैं मूलतः मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, मालवीय जी के व्यापक परिवार से हूँ, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा सब दिल्ली में हुई है, और वहीं मैंने पढ़ाई की है। वहीं मैंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की, जर्मन में भी मैंने डिप्लोमा किया है, और बिजनेस मैनेजमेंट में भी मैंने कोर्स किया है। लेकिन मैं राजभाषा के काम से जुड़ी हुई हूँ, और
यही कहना चाहूँ। इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट किया, जर्मन भाषा की भी जानकार हैं, लेकिन आज राजभाषा के क्षेत्र में वर्षों से ये योगदान कई विभागों में दे चुकी हैं। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। बिल्कुल। तो आपके नज़र में ये सिटी ब्यूटीफुल कैसा है? बहुत खूबसूरत है। चंडीगढ़ आके मेरा मन आज सुबह से बहुत खुश है। मैंने देखा कि बहुत ही व्यवस्थित है और बहुत ही अच्छी जीवनचर्या लोग यहाँ लेकर रहते हैं और खूबसूरत तो है ही। बहुत अच्छे बाग हैं यहाँ पर और अभी थोड़ा बहुत देखना बाकी है, तो देख करके मैं कह सकती हूँ कि बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आपने मालवीय साहब की जिक्र किया तो एक अनुभव मैं बनारस से साझा करना चाहूँगा। वहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जी कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ। ये जो लोकल आम बोलचाल की जो भाषा में वहाँ के लोग खुद पढ़े लिखे हो या आम तबके हो, एक हिंदी का जो है प्रयोग, कहाँ जा रहे हो? शिवालय जा रहे हैं जी। ये मुझे बहुत आश्चर्य भी लगा और बहुत एक सुकून भी लगा कि मतलब हिंदी का अगर एग्जाम्पल हो तो वहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि वाराणसी हो, बनारस हो या BHU हो। बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया, बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया। जी जी हाँ। जी। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आम बोलचाल की भाषा में हम हिंदी को हम प्रयोग करें तो लोग नहीं समझ पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बस कोशिश करना है कि हम एक कदम आगे चले। जी बिल्कुल सही सही कहा आपने। बस, और एक कदम से ही कई फासले हम तय कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? जी, मैं लिखती भी हूँ। खाली वक्त में आप क्या करती हैं? जी, मैं खाली वक्त में कई बार लिखना पसंद करती हूँ। मैंने नाटक भी लिखे हैं, कविताएं भी कुछ लिखी हैं। मैं लिखने के लिए नहीं लिखती, लेकिन कोई विचार आता है तो ज़रूर उसकी अभिव्यक्ति देना पसंद करती हूँ। मैं आपको 2 लाइनें अपनी सुना देती हूँ। पूरी कविता नहीं, आखिरी की 2 लाइनें सुना रही हूँ कि जिंदगी मिलती नहीं हर बार जीने के लिए, जिंदगी मिलती नहीं हर बार जीने के लिए, तेरा प्यार इंसान ही बहुत है हर जख्म सीने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये थी हमारे बीच अनुपमा परमार, उप निदेशक राजभाषा, आकाशवाणी महानिदेशालय। आप हमारे स्टूडियो में आई, अपने अनुभव को साझा किया हमारे श्रोताओं से। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी धन्यवाद। मुझे आके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। रिकॉर्डिंग में तकनीकी सहयोग दे रहे थे आकाश भारद्वाज और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संजीव दोसांझ।